Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So, welcome to another video in the series of the lecture Data Center. Today, we're going to see कि एक डेटा सेंटर का फिजिकल स्ट्रक्चर कितना मैटर करता है। जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बीइंग अ आईटी प्रोफेशनल, आईटी इंजीनियर या फिर आईटी एक्सपर्ट तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द आईटी स्टूडेंट्स कि अ, एक फिजिकल स्ट्रक्चर हमें बताना चाहिए एक डाटा सेंटर का, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि डाटा सेंटर है क्या, डाटा सेंटर इम्पोर्टेंट क्या है और उसकी लोकेशन क्यों मैटर करती है। तो जब एक आपने डाटा सेंटर बनाना है, इंस्टॉल करना है, तो आपने बीइंग अ प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट होने के तौर पे आपने किन-किन बातों को माइंड में रखना है। सो द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंक्लूड्स फ्लोर्स, वॉल, विंडोज़, डोर्स, वाटर, गैस पाइप, हर एक चीज़ इसके अंदर आ जाती है। कि आपने ये भी देखना है कि आप जिस रूम को बिल्डिंग के अंदर जिस रूम को डाटा सेंटर के तौर पे चूज़ कर रहे हैं, उसका फ्लोर कैसा है? मतलब ज़मीन कैसी है? अब आप सोच रहे होंगे सर ज़मीन को क्या आपने कलर करना है, पेंटिंग करनी है? नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट, मैं आपको अभी बताऊँगा क्यों इम्पोर्टेंट है। वॉल, दीवारें तक हम देखते हैं जनाब। क्यों देखते हैं? अब आप इस पे सोचेंगे, विंडोज़ भी देखते हैं हम, दरवाज़े भी देखते हैं, वाटर और गैस पाइप्स को भी देखते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ये पूरा एक कमरे का लेआउट बनता है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, आपके सर्वर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो बारी-बारी हम हर एक कंपोनेंट को देखते हैं और फिर इन पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्लोर की बात की जाए, तो एक जो डाटा सेंटर होता है, एक हम कहते हैं कि एक डाटा सेंटर की जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है, या जिस जगह पे ऊपर भी हैं आप, उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो 1500 से 2000 किलो का वज़न पर मीटर स्क्वायर, किलो वज़न पर मीटर स्क्वायर बियर कर सके वो। बाज़-औक़ात ये भी तो देखना पड़ता है ना कि आप इतनी हेवी मशीनरी वहाँ पर रख रहे हैं और वो खुदा ना ख़ास्ता अगर वो ज़मीन जिसके ऊपर, जिस फ्लोर के ऊपर आप रख रहे हैं, वो जगह ही इतनी वीक हो गई, वो बियर ही ना कर सके, तो वो गिर भी सकती है, क्रैश भी हो सकती है। जो एक अमूमन 19 इंच का जो बड़ा एक कंप्यूटर रैक होता है, मैं अभी जो लास्ट वीडियो में आपको लास्ट पे दिखाया था, जहाँ पे नेटवर्क स्विच एक पिक्चर में बना होता है, अगर मैं दोबारा आपको दिखा सकूँ, कि कंप्यूटर रैक जो था हमारा जनाब, तो वो एक कंप्यूटर रैक जो होता है ना, उसका खाली वज़न, उस कंप्यूटर रैक का, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये कंप्यूटर रैक है हमारा एक। सो ये जो एक रैक है, ये एक रैक है, इस रैक का ही खाली वज़न कितना होता है हमारे पास? 700 किलो होता है, 700 किलो। तो इसके ऊपर जब आप दूसरी मशीनरी लोड करेंगे, तो वो तो फिर, और साइज़ कितना होता है? 60 बाय 100 सेंटीमीटर का साइज़ होता है। और इस पूरे साइज़ पे पूरा अगर हम फुटप्रिंट का पूरा वज़न देखें, तो कोई 1200 किलो तो खाली जो है वो रैक का बन जाता है आपका। रैक के ऊपर जब आप वो लेआउट पूरा लगा देते हैं, तो फिर हमारी जो आम ऑफ़िस की बिल्डिंग होती है, उसपे जो फ्लोर पे जो एक फ्लोर पूरा वज़न कैरी कर सकता है, आम नॉर्मल बिल्डिंगों को 500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का वज़न जो है वो एक फ्लोर कैरी कर सकता है। आम नॉर्मल ऑफ़िस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। देखिए, ये आप सोच रहे होंगे, ये ऑल्दो जब आप छोटे कैंपसेस के लिए अपना एक छोटा-सा डाटा सेंटर बना रहे हैं, या आप एक छोटी-सी कबर्ड बना के उधर 5-6 स्विचेज़ और राउटर्स लगा देते हैं, तो आप कहते हैं कि ये मेरा डाटा सेंटर है, तो वहाँ पे चल जाता है। लेकिन आप बड़े डाटा सेंटर की जब बात करें, तो फिर आपको टेक्निकली तौर पे जो है वो सोचना पड़ता है। जब आप फ्लोर बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि उस फ्लोर में, जैसे पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, तो इस फ्लोर के अंदर हम कहते हैं रेज़्ड मेटल फ्रेम फ्लोर्स आप इस्तेमाल करें। रेज़्ड फ्लोर से मतलब होता है कि आपका ये नीचे फ्लोर है, इस फ्लोर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर आप कुछ टाइल्स, रिमूवेबल फ्लोर टाइल्स लगाएँ। और इन रिमूवेबल फ्लोर टाइल्स पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये एक हैंडल सा बना हुआ है और ये इसके साथ पेस्ट हो जाता है। तो आप जैसे रखते हैं, सक्शन क्रिएट करता है, सक्शन के ज़रिए आप इस टाइल को ऊपर की तरफ जो है वो खींच सकते हैं। तो इस तरह की रिमूवेबल टाइल आप रखें। अब आप सोचोगे रिमूवेबल टाइल से क्या फ़ायदा होगा? रिमूवेबल टाइल से फ़ायदा ये होगा कि आप नीचे अंडरग्राउंड जो है वो वायरिंग आप चला सकते हैं। सो ये टाइल्स जो है अमूमन ये भी फिक्स साइज़ की होती है, जो स्टैंडर्ड देखिए, हर एक चीज़ की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर मौजूद होती है। जैसे मैं बात करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी एचईसी। हमारा जो इसी तरह से अगर हम बात करें अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी कंप्यूटर साइंस की या आईटी की, तो वो उसमें भी हमारे पास एनसेक है और इसी तरह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है।
ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे फूड डिपार्टमेंट की बात करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि स्टैंडर्ड इसने इंश्योर किए हुए हैं कि अगर आप इतने स्केल के ऊपर इस तरह से फूड आइटम्स बना रहे हैं तो फिर आपने हाइजीनिटी इस तरह से इंश्योर करनी है। स्टैंडर्ड है ना सारे। तो इसी तरह से जब आप एक डाटा सेंटर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड है जो कि ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कल हम मुश्किलात से बच सकें, मुश्किलात से कोई हादसा से हम जो है वो बच सकें। तो इसको लिफ्ट करने के लिए ये एक स्पेशल आप समझ लें कि काइंड ऑफ डिवाइस है जो कि हम इस्तेमाल करते होते हैं लिफ्ट्स के लिए और नीचे जो है इसके ये ग्राउंड फ्लोर के नीचे ना सिर्फ केबलिंग के रूट्स होते हैं बल्कि आपकी कूलिंग सिस्टम भी इसी के नीचे होता है। सो अब ये इस तरह से कूलिंग सिस्टम क्यों होता है ये भी मैं आगे चल के आपको जो है वो बताऊँगा कि हमारा बिलो किस तरह से ये होता है। तो ये रेज़्ड फ्लोर्स होते हैं, मेटल फ्रेम मेटल्स के रिमूवेबल फ्लोर टाइल्स से ये बने होते हैं और टाइल्स इसलिए लगाई जा रही हैं, रिमूवेबल टाइल्स इसलिए लगाई ताकि हम टाइल्स को आसानी से हर एक टाइल को उठा उठा सकें और फिर ये जो ऊपर डिवाइस है ये फ्लोर पुलर या टाइल लिफ्टर के नाम से भी आप कह सकते हैं। तो रेज़ फ्लोर रखने का मकसद क्या होता है? रेस फ्लो रखने का मकसद ही आपके पास यही होता है कि आप डाटा केबल हैं, पावर केबल्स हैं, ये सारी अंडरग्राउंड लेके जा सकें और आपको नज़र ना आए। और इसमें एक और बड़ी बात आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात हमने इसमें देखते होते हैं कि ये जो रेज़्ड फ्लोर्स है ना, रेज़्ड फ्लोर्स, इनके नीचे जो हम वायर्स बिछा रहे हैं, अब डाटा केबल्स भी इसी के नीचे जा रही होती हैं। यूटीपी की, इंटरनेट की केबल, पावर केबल्स भी इसी तरह से जा रही होती है नीचे। आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा हो कि ये तारे-तारे नज़र आ रही हैं आपको। तो हम इसमें डाटा केबल्स और पावर केबल्स ये सारी की सारी जो है ना अलग-अलग सेपरेट करके रखते होते हैं ताकि वो एक-दूसरे के साथ इंटरफेयर ना कर सकें। तो और अमूमन जो है वो हम अपनी पावर की केबल में 1 फेज़ या 3 फेज़ इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाज़-औक़ात ये कहा जाता है कि डाटा सेंटर के अंदर जो रेज़ फ्लोर्स हैं वो इतने ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं होते। क्योंकि रेज़ फ्लोर्स में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेज़ हैं। देखिए आई डोंट नो इसमें कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस किए गए हैं कि नहीं किए गए? येस किए गए हैं। ओके, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। आपने अपने अगर आपका डाटा फ्लोर, आपका जो डाटा सेंटर है, वो जो जो भी रूम आपने लिया, उसका फ्लोर ही इतना बड़ा है, तो उसपे 60 क्रॉस 60 की टाइल्स लगवाना। फिर आपको पता है कि ये जो रेज़्ड टाइल्स आपको पिछली पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, तो ये इस फ्लोर से जहाँ पे केबल बिछी हुई है, इससे टाइल तक का कोई ख़ास डिस्टेंस भी है। तो ये भी एक डिस्टेंस होता है हमारे पास। ये अमूमन कोई 40 टू 60 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। फिर देखिए सबसे दूसरा जो नुकसान हमें रेज़ फ्लोर रखने का होता है ना, रेज़ फ्लोर होता है, ये होता है कि हमारे पास अवेलेबल हाइट फिर कम हो जाती है। मतलब देखिए आपका एक कमरा ही अगर छोटा-सा कमरा है, उसको ही आपने थोड़ा-सा रेज़ टाइल लगा के और बड़ा कर दिया, तो फिर आप जो रैक रखेंगे, वो रैक फिर बिल्कुल दीवार के साथ जाके लगना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि एक कमरा है, कमरे की छत से हाइट जो है वो बहुत कम है। तो आपने जब रेज़ फ्लोर बना दिया, तो रेज़ फ्लोर बनाने की वजह से अब क्या होगा मसला? मसला ये होगा कि आपने पहले 40 टू 60 सेंटीमीटर का रेस रोल कर दी जो कि स्टैंडर्ड है। अब उसके बाद जो रैक रखोगे वो आपकी हाइट पहले छोटी, तो इस वजह से भी नहीं रखा जाता। फ्लोर लोड जो है वो भी लिमिटेड हो जाता है फिर अगर आप रेस टाइल बना रहे हो क्योंकि टाइल्स को अभी हमें देखना पड़ता है कि उतना ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जितने भी डोर्स एंड इक्विपमेंट लोडिंग स्लोप्स आर हार्ड टू इंस्टॉल ड्यू टू डिफरेंट इन फ्लोर हाइट। वो फ्लोर हाइट का ये वही वाला पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया। रेस्ड फ्लोर अ फायर कुड ईज़िली सेपरेट थ्रू द एंटायर डाटा सेंटर। एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रेस्ड फ्लोर के नीचे सारी ज़मीन खाली है, तो अगर खुदा ना खास्ता नीचे कोई वायर बिछी हुई है और वायर में शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो जल जाती है, तो वो जलते-जलते सारी वायर्स जल जाएँगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि नीचे हो क्या गया। तो इसलिए रेस्ड फ्लोर्स का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से जो दीवारें हैं आपकी, जो हम वॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो सेफ्टी और फिज़िकल इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए हम कहते हैं कि जो दीवारें हैं, शुड शुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द बिल्डिंग सीलिंग के अ, पूरी-पूरी दीवार होनी चाहिए, कोई आपने आधी दीवार नहीं रखनी मतलब कि इस तरह से नहीं रखना कि आपने जो दीवारें की हुई कमरा पूरा बंद होना चाहिए। उसमें ऐसी कोई दीवार नहीं होना चाहिए कि कोई फलांग के आ सके, ठीक है? और उसके अंदर फिज़िकल फायरवॉल ज़रूर आपकी होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी हिंड्रेंस होनी चाहिए कि हर कोई आसानी से जो है ना वो ना आ सके। विंडो हम कहते हैं कि विंडो आप उसमें लगाएँ लेकिन विंडो जो है ना वो शटर प्रूफ लगाएँ आप उसके अंदर। उसके अंदर विंडो जो है वो आपकी ट्रांसलूसेंट टाइप होनी चाहिए, शटर प्रूफ होनी चाहिए और आसानी से वो खोल ना सके। देखिए 3 किस्म की टाइप्स होती है हमारे पास व्यू के लिहाज से, एक होती है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट और तीसरी टाइप ये जो लिखी हुई है ट्रांसलूसेंट टाइप जो है, ट्रांसलूसेंट टाइप। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है
ट्रांसपेरेंट में आपको दोनों तरफ नज़र आ रहा होता है। ओपैक में आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता है। जो ट्रांसलूसेंट होती है ना, ट्रांसलूसेंट व्यू के अंदर आपको एक्चुअली में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मुकम्मल ओरिजिनल चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। सो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट जो है वो एक काइंड ऑफ सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप मटेरियल होता है विंडो का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। शटर प्रूफ होनी चाहिए कि जी एकदम से कोई आवाज़ आए और वो ठप करके टूट जाए या कोई ज़्यादा अर्थक्वेक है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद जो डोर्स हैं हमारे, वो इतने बड़े हो रखने हैं आपने उस रूम के कि अगर उसमें बड़ा रैक जैसे 19 इंच का बड़ा रैक आप लेके जा रहे हैं 19 फुट का या 19 फुट तो नहीं, अगर उसका आप यानी कि बड़ा रैक आप लेके जा रहे हैं, तो चाहे वो 10 फुट से बड़ा है या जितना भी है, तो आप उतना बड़ा रैक अगर लेके जा रहे हैं, तो फिर दरवाज़ा भी उस लिहाज से होना चाहिए कि अंदर से आप इज़िली गुज़ार सकें। तो डोर्स के अंदर रेज़िस्ट फ़ोर्स एंट्री ज़रूर होनी चाहिए। तो दरवाज़े ऐसे नहीं हो कि अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे, तो बड़े आराम से वो जो दरवाज़ा टूट जाए। वाटर और गैस पाइप भी आपको बाज़ औक़ात फ्लोर्स के नीचे इंस्टॉल करने पड़ जाते हैं। और गैस पाइप भी कह लें या वाटर पाइप कह लें, तो आपका जो पूरा फ्लोर है, खाली हम देखें जब हम पूरे फ्लोर की बात करें तो खाली एक रूम नहीं उसमें आ सकता, पूरा फ्लोर ही आपको उसी लिहाज से कराना पड़ता है। तो उस पूरे फ्लोर पे आपको ज़ाहिर बात है वाटर के कनेक्शन और गैस पाइप के कनेक्शन भी आपको देखने पड़ते हैं। तो गैस पाइप के कनेक्शन भी आपको बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पाइप में लीकेज हो गई, तो पूरा डाटा सेंटर आपका जो है तबाह हो सकता है। डाटा सेंटर ऑपरेटर्स को पता होना चाहिए कि पानी के वॉल्व्स कहाँ से ओपन होते हैं, कहाँ से बंद होते हैं, और अगर कहीं भी लीकेज हो जाए, तो आपने कौन से वाला वाल्व इमरजेंसी के केस में जो है वो बंद करना है। ये एक आप समझ लें कि एक लेआउट है, एक पूरे फ्लोर का। हम देखिए एक रूम के फ्लोर के बारे में मतलब ये नहीं है कि एक छोटा-सा रूम आपने बनाया और उस रूम के अंदर उसकी जो ज़मीन है, बस आपने वो ही टाइलें-शाइलें वाली, बाकी ऐसा नहीं होता था, आपको पूरा फ्लोर ही रिज़र्व करना पड़ता है। तो देखिए ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन टाइप आपको एक लेआउट दे रहे हैं कि समझिए कि ये आपका एक कंप्यूटर रूम है, ये इस कंप्यूटर रूम की एंट्रेंस है। ये कंप्यूटर रूम की आपकी एंट्रेंस है। सो लेट मी ओपन इट्स स्लाइड शो, ताकि मैं आपके साथ जो है वो पेन लेके यूज़ कर सकूँ प्रॉपर तौर पे। अ, ओके, सो ये इस डाटा सेंटर के रूम की कंप्यूटर रूम्स पड़े हैं, सर्वर सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब इन रूम्स के साथ-साथ आपने ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी है। आपकी कंप्यूटर रूम के अंदर ये एक ऑपरेटर रूम होना चाहिए जो कि इस पूरे डाटा सेंटर को ऑपरेट कर रहा हो। यहाँ से विज़िबल होना चाहिए आपका पूरा रूम कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही ये ऑपरेटर रूम की एंट्रेंस है और ये यहाँ पे ये मीटिंग रूम दिखा रहे हैं कि हमने जब मीटिंग करनी हो तो हम यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। एक एक सैंपल सा लेआउट दे रहे हैं कि अगर हम कल अपना डाटा सेंटर इंस्टॉल करते हैं, तो हमें जो है वो खुद से पढ़ना आना चाहिए कि ये लेआउट हमें जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो ये लेआउट हमें यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर रूम है, यहाँ पे ऑपरेटर रूम है। देखिए ऑपरेटर रूम, ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ ट्रांसलूसेंट विंडो। तो ये एंट्री है और ये विंडोज़ लगा के आप देख सकते हैं। और ये वाली जो विंडो है, ये ओपैक मतलब विंडो है नहीं, या दीवार भी हो सकती है। ये स्पेयर मटेरियल अगर आपने कुछ रखा हुआ है, तो उसके लिए आपका रूम साथ होना चाहिए बिल्कुल डाटा सेंटर के। अगर कोई यहाँ पे कोई सिस्टम है वो डाउन पड़ जाता है, तो आप फ़ौरन इस मटेरियल इस रूम से निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। फायर एग्ज़ीक्यूशन के लिए एक अलग रूम होना चाहिए। कूलिंग के लिए आपने चिल्लर्स और ये सारे लगाने चाहिए। यूपीएस बैटरीज़ के लिए आपने बैकअप के तौर पे चीज़ें रखनी है, यूपीएस रखा होना चाहिए। इनपुट पावर ट्रांसफार्मर्स आपके होने चाहिए, यूपीएस जनरेटर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी-बारी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या-क्या हैं। तो डाटा सेंटर की कुछ एक लेआउट था। फिर इसमें डाटा सेंटर के लेआउट में ये जो पावर सप्लाई है, ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पावर सप्लाई। तो हम अमूमन कहते हैं कि जो डाटा सेंटर है बहुत ज़्यादा पावर खाता है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो सिस्टम चलने कैसे, पावर सप्लाई से चलने। तो किलोवाट्स के अंदर पावर जाती है, बाज़ औक़ात मेगावाट्स के अंदर भी जाती है। तो और हम जो पावर कैलकुलेट करते हैं ना, याद रखिएगा कि हम जो पावर कैलकुलेट करते हैं एक किसी भी डाटा सेंटर के लिए, हम वो पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे पावर डेंसिटी का नाम देते हैं। तो अब जब भी मैं कभी पावर की बात करूँगा, तो मैं उसकी पावर डेंसिटी की बात करूँगा। यानी कि डेंसिटी से मुराद ये है कि आपने कमरे के अंदर जगह-जगह पे सिस्टम्स लगाए हैं, तो हर एक रैक लगा हुआ है, आपका मुख्य रैक मतलब कि थोड़ा-सा अगर है रैक, 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 तो पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से हम देखते हैं कि वो कितनी पावर जो है, एक नॉर्मल डेंसिटी जो डाटा सेंटर है वो 2 से 6 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर की होती है, लेकिन हाई डेंसिटी डाटा सेंटर जो है वो 10 से 20 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रूम के अंदर इतने ज़्यादा आपके पास कंपोनेंट्स होंगे जो कि तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि अगर आप एचपीडीएल3 का सर्वर देखते हैं, तो वो 250 वाट पावर इस्तेमाल करता है, और आपको पता है कि रैक के अंदर अमूमन जो है, एक रैक जो मैंने आपको पीछे दिखाया था जो 19 इंच का था, उसमें 40 सर्वर
आ सकते हैं। तो अगर उसमें 40 सर्वर पड़े हों और एक सर्वर जो 250 वाट पावर कंज़्यूम कर रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि ये कोई 2 टू टू 6 2 से 6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी जो है वो ले जाएगा। और अगर एक रैक नहीं होता, बहुत ज़्यादा रैक्स आपके जो प्लेस होते हैं। मोस्ट सर्वर जो हैं वो फुली इक्विप्ड नहीं होते, मतलब फुली इक्विप्ड से मुराद ये है कि हर सर्वर को फुली इक्विप्ड नहीं किया जाता। हाई डेंसिटी जो डाटा सेंटर हैं, ये रैक्स को अलाउ करते हैं कि वो 40 से 80 सर्वर इकट्ठे लगा दें। जो लो डेंसिटी रैक्स होते हैं, उसमें आप सारे के सारे सारे के सारों को यूज़ नहीं करते। फिर इसी तरह से आपको पता है कि अगर आप एक डाटा सेंटर में अंदर हैं, तो उसमें बिजली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने अपना एक डाटा सेंटर जो है वो लगाया हुआ है, तो अगर उस केस में आपका डाटा सेंटर में अगर बिजली लाइट चली जाती है, आपको पता है कि लोड शेडिंग की वजह से, तो फिर वो कितना ज़्यादा मसला हो सकता है आपके लिए, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए कि आपकी सर्विसेज़ डाउन हो जाएँगी। तो इसलिए उसके लिए हमें यूपीएस लगाना पड़ता है, ताकि हमारा डाउन टाइम कम हो, हमारे इक्विपमेंट्स कम डैमेज हो। और सिर्फ़ यूपीएस लोड शेडिंग से बचने के लिए लगाया नहीं जाता, बल्कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए भी आप जो है वो यूपीएस ही इस्तेमाल करते होते हैं। ये जितनी आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए भी आप जो है वो यूपीएस ही इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं इनके अंदर। सो अब ये प्रॉब्लम्स किस-किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको देखा जाए तो? ये प्रॉब्लम्स आपकी सर्ज की वज़ह से भी हो सकती हैं। सो सर्ज से क्या मुराद है? सर्ज से मुराद ये है कि आप बाज़ वक़्त टोटली कंप्लीट ब्लैक आउट हो जाता है। जैसे अभी लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले ही लाहौर में ब्लैक आउट, बल्कि लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो ब्लैक आउट हुआ था। तो उस ब्लैक आउट में क्या हुआ था? ब्लैक आउट में ये हुआ कि पूरी हर जगह की जो है बिजली चली गई थी। तो बाज़ बार ह्यूमन एरर की वज़ह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, और बाज़ बार कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट भी आ सकता है। तो उस टेक्निकल फ़ॉल्ट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस टेक्निकल फ़ॉल्ट से बचने के लिए आपको इन चीज़ों का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। जैसे यूपीएस है, या इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं। आई एम सॉरी, दरमियान में ये बंद हो गया था, तो मैं वो देख रहा था। तो मैं यही पॉइंट बता रहा था कि आपकी किस किस्म के जो है पावर इश्यूज़ आ सकते हैं दरमियान में। तो आपके पावर इश्यू ब्लैकआउट की वज़ह से भी आ सकते हैं। सो ब्लैकआउट के अंदर जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, आपके पास सर्ज भी होता है बाज़ औक़ात। सो सर्ज में क्या होती है प्रॉब्लम आपकी? सर्ज के अंदर जनाब प्रॉब्लम ये होती है कि जो होता है ना, हाई एकदम से जब आप डिवाइसेज़ को बंद करते हैं, जब एकदम से डिवाइसेज़ को बंद करते हैं, तो कुछ डिवाइसेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। कुछ डिवाइसेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आपका लोड आ जाता है, तो उन डिवाइसेज़ के जलने का खतरा होता है। तो फिर हमें सर्च के लिए भी देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पे देखें ना, आपने यूपीएस आपने जो है वो बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन आपका लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एकदम से हैवी लोड मशीन्स कम होती हैं, तो जो लो लोड वाली मशीन्स या सिस्टम चल रहे होते हैं, तो उनके जलने का खतरा हो जाता है। तो सर्च से स्पाइक्स बड़ा एक मसला है। स्पाइक्स में स्पाइक में क्या होता है कि एकदम से जो आपका करंट है, इंस्टेंटेनियस जंप जो होती है वोल्टेज की, एकदम से ज़्यादा हो गया, कम हो गया। ब्राउन आउट क्या होता है, जो वोल्टेज एकदम से कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, कुछ सेकंड के लिए। सो उसमें हमारी जो डिवाइसेज़ हैं, उन्हें तो नहीं ना पता लगता कि कुछ देर के लिए ये प्रॉब्लम हुई है, फिर ठीक हो जाएगी। तो हमारी वो भी मसला था, वेवफ़ॉर्म के इश्यूज़ होते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वेरी करती है, कभी 50, कभी 60, कभी 50, कभी 60, इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमें एक अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ हमारी बैटरीज़ लगी हुई हैं, तो ये डीज़ल पावर जनरेटर है, तो हम इसके अलावा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के अंदर बैटरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, डीज़ल जनरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल से चलने वाले या डीज़ल से चलने वाले जनरेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं हम। और ये सारी चीज़ें हम जो है वो लेके चलते हैं, और इसमें यूपीएस इंस्टॉलेशन के अंदर हम फ़िल्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जितनी सारी चीज़ें हैं, फ़िल्टर्स जो है ना वो आप समझ लें कि ये काइंड ऑफ़ वही जो प्रॉब्लम हमने देखे, स्पाइक्स हो गए और जितने पावर इश्यूज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद जो हम पावर्ड बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो 3 किस्म के हमारे पास जो है ना यूपीएस होते हैं। एक स्टैंड बाय यूपीएस होता है। स्टैंड बाय वूमन यूपीएस होता है कि आप छोटे से सेटअप के अंदर आपने यूपीएस जो है वो इस्तेमाल किए हैं। स्मॉल सेटअप के लिए आप जो है वो यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। अ, ये अमूमन कुछ कुछ वर्क स्टेशन या कुछ सर्वर्स के लिए भी होता है। बाद का ये होता है कि जो इनकमिंग पावर होती है,
वो डायरेक्टली आईटी सिस्टम में जा रही होती है ताकि सिस्टम आपको मॉनिटर हो सके और सिस्टम आपको बंद हो सके। अगर पावर इंटरप्ट हो, तो यूपीएस डायरेक्टली जो है वो चल सके। यानी कि आपकी एक छोटे से वर्क स्टेशन में बहुत सारे कुछ सिस्टम ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका बंद होना आपको जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप जैसे सीसीटीवी कैमराज़ हैं, तो आप चाहते हैं सीसीटीवी कैमराज़ का जो सिस्टम है ये हमेशा चलता रहे। तो आपने उसको बस यूपीएस के ऊपर किया हुआ, बाकी सारे बेशक बंद हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे स्टैंड बाय यूपीएस सिस्टम, कुछ होते हैं लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस सिस्टम। जिनके दरमियान में ना आप यूटिलिटी पावर एंड द आईटी इक्विपमेंट यूज़ अ ट्रांसफॉर्म बिटवीन द यूटिलिटी पावर एंड द आईटी इक्विपमेंट। आप डायरेक्टली इनके दरमियान में होते ये भी जो लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस सिस्टम ये भी होते हैं स्टैंड बाय यूपीएस सिस्टम ही है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब पावर इंटरप्शन होती है तो यूपीएस जो है ना वो एसी पावर तो आपको देता है। आपको इन्वर्ट करके एसी देते हैं, लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मर्स जैसे वोल्टेज नहीं आपके पास मुकम्मल तौर पे आ पाते। तो आपको फिर भी जो है ना वो स्पाइक्स और वेवफ़ॉर्म का इश्यू रहता है। यूपीएस इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको ये मसला रहता है। फिर आप उसमें लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्मर ये यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मर और यूटिलिटी पावर के दरमियान में। यूटिलिटी ये आगे चल के मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उसपे आपको ये शायद क्लियर हो सके कि ये क्या है। फिर इसी तरह से डबल कन्वर्जन यूपीएस सिस्टम होते हैं जो कि जो एसी पावर आ रही होती है उसको डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में वापस हाई एसी पावर में जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं। सो आई होप कि इस ये सारे जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सारा काम कर रहे होते हैं। आपने अपनी लाइफ के अंदर रियल लाइफ के अंदर भी देखा होगा, कुछ स्विच ओवर इस्तेमाल होते हैं। स्विच ओवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इस लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर आप शिफ्ट कर दें और इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट तो ये सारे काइंड ऑफ सारे पावर सप्लाईज़ ही हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को लाइव रख सकें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास मल्टीपल पावर आउटलेट्स होती हैं। पावर आउटलेट्स मतलब ये कि जैसे आपका एक रूम है, उस रूम में आपको कनेक्शंस चाहिए, बिजली के कनेक्शंस चाहिए। तो वो बिजली के कनेक्शन आपने किस तरह से पूरे रूम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए होते हैं। तो बाज़-औक़ात पावर स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, बाज़-औक़ात फ्लोर के ऊपर ही माउंट कर दिए जाते हैं कुछ कनेक्शंस को। तो हम जितनी भी पावर सप्लाईज़ इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा 2 पावर सप्लाईज़ इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा सेंटर के अंदर, अवेलेबिलिटी रीज़न्स की वज़ह से। अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस पिक्चर के अंदर आपको यूपीएस और पावर सप्लाई के बारे में ज़रा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो देखिए ये आपका रैक है जहाँ पे आपको हमेशा आप चाहते हैं कि पावर सप्लाई आपकी मिलती रहे। तो एक पावर सप्लाई आपको मिलती है आपकी डायरेक्ट वापडा के थ्रू, यूटिलिटी पावर जो है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। एक पावर सप्लाई आप यूपीएस के थ्रू लेके आते हैं। अब यूपीएस आप किसी किस्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टैंड बाय यूपीएस इस्तेमाल कर सकते हो, लाइन इंटरैक्टिव या डबल कन्वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टैंड बाय यूपीएस भी इस्तेमाल करें। स्टैंड बाय में क्या होगा कि आपने इस रैक के अंदर कुछ मेन सर्वर है, आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से कनेक्शन इसका कट जाए, तो फिर भी कुछ सिस्टम चलने चाहिए। तो पूरा रैक भी आप उससे चला सकते हैं और इस तरह करके हम बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कूलिंग आपको पता है कि कूलिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कूलिंग का जो फैक्टर है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कैसे? आपको पता है कि जब एक सिस्टम आपका एक नॉर्मल लैपटॉप भी आपके पास है, उसका फैन चल रहा होता है, आपने कभी नोट किया हो, तो हर एक लैपटॉप के अंदर एक फैन होता है। क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। क्योंकि जैसे आपकी मशीन है, जैसे-जैसे ये चलेंगी, चलने के साथ-साथ हीट जनरेट होगी क्योंकि आपको पता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो हम 2 किस्म के जो है ना कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एक तो है सीआरएसी जो कि रेफ्रिजरेंट बेस्ड यूनिट्स होते हैं, जो कि कंडेंसिंग यूनिट से कनेक्टेड होते हैं। और कुछ आपके कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं चिलर की तरह से बिल्कुल होते हैं, जो हॉट एयर को लेते हैं, कूल एयर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 किस्म के हम यहाँ पर अ, आप समझ लें कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सारे कूलिंग सिस्टम्स हैं आपके, ठीक है जी? सो रेफ्रिजरेटर बेस्ड यूनिट्स कुछ हो गए आपके, ठीक है? कुछ आप इससे मुराद ये है कि जो कि कंडेंसिंग यूनिट जिनका बाहर कनेक्ट आउटर जो है वो बाहर कनेक्टेड होता है। ऐसे को हम ऐसे सिस्टम को हम कंप्यूटर रूम एयर कंडीशन सीआरएसी या सीआरएच कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर का नाम देते हैं। तो यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो कुछ एसी होते हैं, वो उनका एक यूनिट दीवार के ऊपर लगा होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर टाइप आपके होते हैं जो जिनका जो आउटर है वो बाहर लगा होता है। और जो एयर हैंडलर होते हैं, ये चिलर्स होते हैं आपके। ये चिलर्स क्या करते हैं, इन चिलर्स का काम होता है कि
हॉट एयर को लेते हैं और उससे कोल्ड एयर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो अब इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी इन कूलिंग सिस्टम की जितनी भी हम एफिशिएंसी देखते हैं, ये एफिशिएंसी को मेजर करने के स्पेसिफिक तरीके। तो देखिए, पहला तरीका है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो हम निकालते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है? दिस इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी एट अ मैक्सिमम एयर कंडीशनिंग लोड। इट इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट कूलिंग इन बीटीयू। बीटीयू आपका एक यूनिट है, ब्रिटिश, आपसे मैंने कि बीटीयू आपका एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। बीटीयू एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जैसे हमारे पास पावर को मेजर करने के लिए किलोवाट है, इस तरह से एक यूनिट है। सो ये जो ईईआर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है, ये एक ऐसा यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कितना एफिशिएंट है। हमने एक कमरे को ठंडा करने के लिए एक कमरे को ठंडा करने के लिए कितनी एनर्जी एफिशिएंटली प्रोवाइड की। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक कूलिंग सिस्टम है, वो 20,000 बीटीयू प्रोवाइड करता है। 20,000 बीटीयू प्रोवाइड करता है। यानी कि एक रूम के अंदर वो थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रोवाइड कर रहा है 20,000 कूलिंग कैपेसिटी उसकी। यानी कि आप समझ लें कि वो इतनी कूलिंग कैपेसिटी एक कंडीशनर, चाहे वो सीआरएसी का है या सीआरएएच का है, यानी कि एक जो आम घरों के अंदर एसी दीवारों के ऊपर लगे होते हैं, वो सीआरएसी आप कह सकते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं। और जो सीआरएएच होते हैं, वो आप समझ लें कि वो आप कह सकते हैं कि जो आपके चिलर्स लगे होते हैं। तो आप सीआरएसी इस्तेमाल कर रहे हैं या सीआरएएच इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए, कमरे को ठंडा करने के लिए, तो वो 20,000 उसकी कूलिंग कैपेसिटी, 20,000 बीटीएच उसकी कूलिंग कैपेसिटी है। और ये सिर्फ और सिर्फ 1500 वाट इलेक्ट्रिसिटी आपकी खाता है। तो फिर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो आप क्या करोगे? आप 20,000 को डिवाइड कर दोगे 1500 के ऊपर। 20,000 को डिवाइड कर दोगे आप 1500 के ऊपर, तो आपकी ईईआर जो है वो निकल आएगी। तो ये 13.2, तो ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इसी तरह से हमारे पास सीज़नल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होती है। यानी कि कुछ होते हैं, जैसे समर आ गया, तो समर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो एक तो आउट टेम्परेचर वैसे ही गर्म है, तो उसमें फिर आपकी जो बीटीयू है वो ज़्यादा हो जाएगी। जो कूलिंग कैपेसिटी है, जो कूलिंग कैपेसिटी एक सिस्टम की वो तो उतनी रहेगी, लेकिन आप उसे ज़्यादा ठंडा करने के लिए उसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ लें कि जो सीएसडब्ल्यूआर है, ये बिल्कुल ईआर की तरह से, लेकिन इसमें हम सीज़नल डाटा लेके चलते हैं। इसमें हम जो है वो सीज़नल डाटा लेके चलते हैं, यानी कि 20,000 जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी, 20,000 बीटीयू की, ये नॉन सीज़नल है, लेकिन एसडब्ल्यूआर हम कैलकुलेट करते हैं जब सीज़नल हो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपके रेशियो बिटवीन द कूलिंग लोड इन किलोवाट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट इन किलोवाट, कि इनपुट पे आपने एक एसी को कितनी किलोवाट एनर्जी दी, और उसने आगे जब ठंडा किया कमरा, तो उस जो आउटपुट प्रोड्यूस की वो लोड कितना था, उसकी जो रेशियो होगी वो कोएफिशिएंट एक परफॉर्मेंस का हम निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना नॉर्मल वैल्यू जो है इसकी 3 से 10 के दरमियान होती है। ये वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनाब। क्योंकि हमें पता है कि एक रूम के अंदर जो है वो डाटा सेंटर के अंदर जो है वो टेम्परेचर का ज़्यादा होना, आपको पता है कि इट कुड बी अ पॉसिबल कॉज ऑफ फायर, आग लगा सकता है। तो इसलिए हमें वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। आपको 1 सेल्सियस टेम्परेचर अगर ज़्यादा करना पड़ जाए, तो आपका जो कूलिंग सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा किलोवाट्स के अंदर एनर्जी कंज़्यूम करेगा। तो अगर आप 1 सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर एसी कम इस्तेमाल होता है, तो डाटा सेंटर का वैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा। तो अगर आपका टेम्परेचर 27 से 25 पे आ जाए, तो आपको 5% तक जो कूलिंग कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी। यानी कि इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं, इतनी बचत हो जाएगी। तो सर्दी गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो उसको कूल करने के लिए आपकी जो कूलिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। ये एक जो है वो लेआउट है कि आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल करें, सीआरएसी इस्तेमाल करें या सीआरएएच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सारों की जो एयर है, हम सारों की एयर नीचे रेज़ फ्लोर्स के नीचे लेके जाते हैं। और फिर वहाँ से हमने कुछ कनेक्शंस पॉइंट्स रखे थे, इन पॉइंट से एयर ऊपर जाती है, पूरे रैक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो हॉट एयर है, एग्ज़ॉस्ट के ज़रिए हम उस हॉट एयर को बाहर लेके जाते हैं या फिर चिलर्स के पास लेके जाते हैं, ताकि वो उसी हॉट एयर को इस्तेमाल करके ठंडी एयर जो है वो बना सके, प्रोड्यूस कर सके। तो ये एक और एयर फ्लो का एक डाटा सेंटर के अंदर मैकेनिज़्म है। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और डस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो हम कहते हैं कि एक डाटा सेंटर के अंदर कोई 40 टू 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे कम करना चाहिए। तो हम ये भी देखते हैं कि लोग अगर जो साथ आ रहे हैं उनके साथ डस्ट अंदर ना आए, क्योंकि आपको पता है डस्ट की वजह से इक्विपमेंट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू होती है, खराब होना शुरू होती है। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फायर प्रिवेंशन, डिटेक्शन और सप्रेशन कैसे की जाए। पहली बात है फायर प्रिवेंशन कि आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि आग ना लगे आपके डाटा सेंटर पे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप शॉर्ट सर्किट होने से बचा लें, और इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। केबलिंग सेपरेट कर लें, आप इक्विपमेंट्स को गर्म होने से बचा लें। आप वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स ना रखें जिससे आग लग सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग को टाइम पे देख लें, और स्मोक को वहाँ पे ना आने दें, क्योंकि स्मोक की वजह से भी मसला जो है वो खराब हो सकता है। फायर जो है आपको पता है बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो क्योंकि हमने नीचे डाटा सेंटर के नीचे ये एयर फ्लो सेट किया हुआ है, तो अगर हल्की सी भी आग लगी तो इस एयर फ्लो के ज़रिए आपका पूरा डाटा सेंटर बड़ी जल्दी जो है वो खराब हो सकता है। तो हम डिटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं? डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्शन के लिए हम अलार्म लगा सकते हैं, और सप्रेशन, सप्रेशन फायर इन अ डाटा सेंटर 4 लेवल्स पे कंसिस्ट होती है। पहले ये कि आप फायर को अवॉइड करो, प्रिवेंशन करो फायर की। फायर की प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है? उसे लगने से किस तरह से जो है वो रोका जा सकता है? तो उसके 3 तरीके, हम कहते हैं जो आग लगती है ना, वो 3 चीज़ों से लगती है। जब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो आग को लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप या तो आग को अवॉइड करने के लिए किसी तरह हीट कम करो। हीट किस तरह से कम हो सकती है? एसी के ज़रिए, और या फिर पानी के ज़रिए भी। तो ज़ाहिर बात है पानी वाला मेथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या होती है कि आप फायर का एक्सपोज़र ही कम कर दो। अगर फायर लगी हुई है तो आप किसी तरह से ऑक्सीजन लेवल कम करो उस रूम के अंदर। जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वो फायर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उस फायर को डिटेक्ट करो, स्मोक को। जब डिटेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप फ्यूल को कम करने के लिए, ऑक्सीजन को कम करने के लिए, हीट कम 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 करने के लिए आप फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो बड़े-बड़े सिलेंडर्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको एक मुकम्मल फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप यहीं पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच।